सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। सो आज के सेशन में जो है हम लोग जो है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में गुडनेस ऑफ फिट हम लोगों ने देखा था। गुडनेस ऑफ फिट में हम लोगों ने क्या देखा था? केएस टेस्ट देखा था। एंड केएस टेस्ट में हमने क्या देखा था? कि जो है हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट एक्स का, और जो है वर्सेस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स। बात आती है कि हम लोग एफ एफ एक्स, ये हमारा एक्चुअली वहां पे नोटेशन हमारा एफ एन एक्स था ना। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एफ एन एक्स से ही क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमारा क्या है, हमने देखा हुआ है क्या, एफ एन एक्स जो होता है वो हमारा कन्वर्ज करता है किस पे? एफ एक्स पे। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। जो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे कन्वर्ज करता है। क्लियर? तो हम लोग उसी का टेस्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग अगर इसको देखना चाहते हैं तो जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट में तो हमने क्या डिफाइन किया? लास्ट क्लास हमने डिफाइन किया था कि अगर हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन xi जो एफ एक्स से लिया जा रहा है और हम लोग का एफ एन एक्स जो स्टार जो है करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो अगर dn डिफाइन करें किसका, सुप्रीमम ओवर x एफ एन स्टार एक्स माइनस एफ एक्स, ये जो स्टैटिस्टिक है ये हम लोगों ने बोला था कि ये केएस स्टैटिस्टिक होगा टू साइडेड का। अब बात आती है वन साइडेड केएस स्टैटिस्टिक क्या होगा? वन साइडेड जो है हम लोग को क्या लेना है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेना है, इसकी सुप्रीमम वैल्यू, और dn माइनस जो होगा एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स। क्लियर? तो ये हमारा वन साइडेड केएस स्टैटिस्टिक है। क्लियर? अब बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये तीनों जो स्टैटिस्टिक है, dn यानी कि टू साइडेड केएस स्टैटिस्टिक और वन साइडेड केएस स्टैटिस्टिक, ये होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री फॉर एनी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा सैंपल जो है कंटिन्यूअस से आ रहा है तो ये जो स्टैटिस्टिक होगा वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होगा फॉर एनी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो ये प्रॉपर्टी है, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, इस स्टैटिस्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। ठीक है, यानी एफ एक्स से फ्री रहेगा। यहाँ पे एफ एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर? एफ एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सर रहेगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? शेयर किया हुआ है ना? सर दिख रहे हैं सर। सर दिख रहे हैं। दिख रहा है। ठीक है, रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो हमारा जो ये स्टैटिस्टिक है, केएस स्टैटिस्टिक, वो हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। अब बात आती है कि अगर मैं जो है डीएन, अब डीएन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको नहीं पता है। ये जो स्टैटिस्टिक है डीएन टू साइडेड का, ये हमारा क्या, सुप्रीमम ओवर एक्स एफ एन स्टार माइनस एफ एक्स। क्लियर? इसका डिफरेंस ले रहे हैं एंड उसका मॉडुलस ले रहे हैं एंड उसका सुप्रीमम वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर? इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, लेकिन अगर मैं सीडीएफ निकालना चाहता हूँ एट पॉइंट वी प्लस वन बाई टू एन पे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रल वन बाई टू एन माइनस वी से वी प्लस वन बाई टू एन, थ्री बाई टू एन माइनस वी से वी प्लस थ्री बाई टू एन, डॉट 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 टू एन माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वी से वी प्लस टू एन माइनस वन अपॉन टू एन। यहाँ पे आएगा ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एफ यू वन यू टू यू एन, और यहाँ पे आएगा हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ डी यू फैक्टोरियल। ये वन अपॉन एन फैक्टोरियल नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो हमारा लिमिट समथिंग कुछ इस टाइप का होता है, जीरो से, जीरो इज लेस देन, यहाँ पे v अगर लेस देन जीरो तो जीरो हो जाता है, एंड अगर v ग्रेटर देन जीरो है एंड लेस देन है क्या, टू एन माइनस वन बाई टू एन से, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा dn लेस देन इक्वल टू v प्लस वन बाई टू एन के फॉर्म में, वो कुछ इस टाइप का आएगा। इसलिए जैसे हमने बोला कि मान लो जो है dn की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमको मान लो प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो n की जो वैल्यू है वो 2 है, हमको d2 लेस देन इक्वल टू v प्लस वन बाई टू एन। वी प्लस वन बाई टू एन का मतलब क्या हो जाएगा, वन बाई फोर हो जाएगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, अगर v लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड अगर जीरो से बड़ा है एंड हमारा क्या, टू एन माइनस वन बाई टू एन, यानी हमारा थ्री बाई फोर से अगर छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वन बाई फोर माइनस वी से क्या हो जाएगा, वन बाई फोर प्लस वी। एंड सेकेंड इंटीग्रल क्या होगा हमारा, थ्री बाई टू एन यानी कि थ्री बाई फोर प्लस वी, सॉरी थ्री बाई फोर माइनस वी, एंड क्या हो जाएगा हमारा, थ्री बाई फोर प्लस वी। क्लियर? एंड हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ यू वन यू टू।
क्लियर, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ U1 U2 आएगा एंड हमारा क्या हो जाएगा DU2 DU1, क्लियर। एंड हमारा जो है क्या हो जाएगा ग्रेटर देन के लिए 1 हो जाएगा, अगर v ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जरा देखना, हमको पता है क्या f ऑफ U1 U2 जो है ये हमारा क्या ज्वाइंट पीडीएफ है किसका, ऑर्डर स्टेट्स का। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 फैक्टोरियल होगी, 0 इज लेस देन U1 इज लेस देन U2 इज लेस देन 1, क्लियर। अब जरा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल उठा के रख दूं और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा फर्स्ट रिस्पेक्ट टू DU2 एंड देन DU1, तो जो भी हमारा इंटीग्रल आएगा वो हमारा क्या होगा v के फॉर्म में आएगा, क्लियर। f जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उससे इंडिपेंडेंट आ रहा है, एग्री कर पा रहे हो क्या, जो हमारा f फंक्शन है उससे इंडिपेंडेंट आ रहा है, क्लियर। तो वही यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट थ्योरम में क्या बोल रहा था कि जो स्टैटिस्टिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है एंड अगर मेरे को जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है तो देखो ये तो हमारा जो है पता होना चाहिए रिजल्ट, अदरवाइज इससे हम लोग वैल्यू नहीं निकालते, ठीक है। हम लोग को जो है जो केएस स्टैटिस्टिक होता है उसका जो है टेबल होता है एंड उस टेबल के थ्रू हम लोग जो है इजिली वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे काई स्क्वायर का हमको जो है वैल्यू निकालना होता तो इंटीग्रेट करके नहीं निकालते थे, हम लोग टेबल से निकालते थे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी केएस स्टैटिस्टिक का हमको टेबल दिया रहता है एंड उसकी हेल्प से निकालेंगे, क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ पे जो FU1 U2 UN है हमारा क्या एन फैक्टोरियल होता है, ऑर्डर स्टेट्स का ज्वाइंट पीडीएफ आता है यहाँ पे, क्लियर। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या जो है dn डज नॉट, dn डिपेंड्स ओनली ऑन n नॉट ऑन द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देख पा रहे हो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला है dn लेस देन इक्वल टू समथिंग v पॉइंट तक का, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो f पे डिपेंड नहीं कर रही, n पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, अब अगर हमको जो है n की वैल्यू स्मॉल है तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, अगर n की वैल्यू 2 है 3 है तो इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा n जो है लार्ज हो जाए तो इसको इंटीग्रल करना जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, क्लियर। इसको इंटीग्रल करना क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा, देन हम लोग कैसे करेंगे, तो बोल रहा है कि अगर f कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, देन फॉर एनी z ग्रेटर देन 0 dn लेस देन इक्वल टू z इंटू n की पावर माइनस हाफ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बराबर होगी LZ के बराबर होगी, वेयर LZ इज नथिंग बट 1 माइनस 2 टाइम्स i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर i माइनस 1 e की पावर माइनस 2 i स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्लियर। अगर मेरे को n लार्ज के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इस LZ की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। अब बात आती है क्या, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर मेरे को मान लो जो है अंडर रूट n मैं राइट साइड ले आऊं, ठीक है, तो यहां से हमको पता चल रहा है रूट n टाइम्स dn लेस देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा z। इसकी जो वैल्यू अगर हमको निकालना चाहता हूं तो हम लोग बोल रहे हैं कि अंडर रूट n टाइम्स dn लेस देन इक्वल टू मान लो d अल्फा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो ये हमको क्या मिलेगा 1 माइनस अल्फा के बराबर मिलेगा, क्लियर। हमको डी अल्फा ऐसा चूज करना है, ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस अल्फा के बराबर होगी, क्लियर। एक तो तरीका है कि हम लोग जो है इस फॉर्मूले से निकालें, दूसरा तरीका हम लोग को टेबल दिया होता है, ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इस टेबल को अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे डी अल्फा के करस्पॉन्डिंग एन के करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू दिया हुआ है, देख पा रहे हो क्या, जल्दी बता दो, ये देख पा रहे हो। अगर मान लो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर रूट एन टाइम्स dn लेस देन इक्वल टू हमको जो है मान लो कोई पॉइंट है डी अल्फा, मान लो इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, मान लो 0.53844 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बताओ, जल्दी बता दो। ये एक्चुअली वन साइडेड वाला है, ठीक है, क्लियर। ये जो टेबल मैंने अपलोड किया है ये वन साइडेड का है, ठीक है, ऐसे टू साइडेड का भी हम लोग रहता है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग जो है टेबल की हेल्प से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। खैर इतना कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी लूंगा जो एग्जाम में आया हुआ है एंड उस पर बेस क्वेश्चन कैसा आया हुआ है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअली में रिजल्ट क्या कहता है, ठीक है, क्लियर। सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे जो है इसका नेक्स्ट वाला है कि अगर हमारा वन साइडेड स्टैटिस्टिक है, क्लियर, अगर मैं वन साइडेड स्टैटिस्टिक डिफाइन करूं समथिंग कुछ इस टाइप का अंडर रूट एन टाइम्स dn प्लस
इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस e की पावर माइनस 2z स्क्वायर के बराबर होगी। ऐसे अगर मैं dn माइनस के लिए निकालूंगा तब भी यही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं कि अगर 2z स्क्वायर, इसकी जगह मैं समथिंग क्या रख लूं, y रख लूं, ठीक है, क्लियर। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। इसको मैं काई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर हमारा n लार्ज है और मैं vn की जगह क्या रख दूं, 4n dn प्लस 1 स्क्वायर रख दूं, क्लियर। अगर मैं vn को ये डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, इसकी जगह मैं un अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं, मान लो 4n टाइम्स dn माइनस 1 स्क्वायर, तो इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो काई स्क्वायर 2 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लियर। मतलब कि अगर मैं वन साइडेड स्टैटिस्टिक का स्क्वायर करूं एंड उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो हमारा काई स्क्वायर 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। नो सर। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक का स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो वन साइडेड स्टैटिस्टिक है, केएस स्टैटिस्टिक, उसका स्क्वायर इंटू 4 टाइम ये हमारा काई स्क्वायर 2 फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को रिजल्ट पता चल रहा है, द वन साइडेड केएस स्टैटिस्टिक आर एसिम्प्टोटिकली काई स्क्वायर 2 फॉलो। एंड इसका क्वेश्चन आईआईटी जेईई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट आईआईटी जेईई नहीं, गेट एग्जाम में, ठीक है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ उस पे बेस है। देखो ये क्वेश्चन अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इसका फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखना जरा। यहाँ पे बोल रहा वाई एन जो है सुप्रीमम ऑफ एस एन माइनस एफ एक्स। एस एन हमारा क्या डिफाइन किया गया, देखो, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन x1 x2 xn, क्लियर। तो अगर मैं एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स कर रहा हूं, ठीक है, तो ये एक्चुअली में है क्या हमारा, बताओ। ये हमारा क्या है, dn प्लस है क्या, बोलो। dn प्लस हमारा क्या है, एस एन एक्स माइनस एफ, एस एन एक्स माइनस का एफ एक्स। इसका अगर मैं सुप्रीमम वैल्यू ले रहा हूं तो ये हमारा dn प्लस है। एग्री करते हो क्या, ये सुप्रीमम हमारा जो वैल्यू है ये हमारा dn प्लस है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका स्क्वायर किया गया, क्लियर। yn ऑलरेडी स्क्वायर किया गया है, इसमें 4n से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्लियर। 4n से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बोल रहा है क्या, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल पे कन्वर्ज करेगा विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही बोल रहा है क्या, बोलो। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाँ। समझ पा रहे हो, यस नहीं सर। समझ पा रहे हो, यस सर। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिसाइड करेंगे इसमें? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज 2 है। यहाँ पे रिजल्ट है ना, फॉर ऑल एन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जा रहा है, लिमिटिंग वैल्यू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जा रहा है। देखो वीएन जो है, यूएन जो है, वो ऑलवेज काई स्क्वायर 2 फॉलो कर रहा है। यानी जो वन ओके साइडेड स्टैटिस्टिक है उसका स्क्वायर इंटू 4n, ये ऑलवेज काई स्क्वायर 2 फॉलो करेगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, कोई सर, परेशानी। हम लोग असिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमेशा हम लोग यही लेके चलेंगे कि लार्ज एन के लिए ही बात लार्ज कर एन रहे के हैं, लिए, मतलब यस, ऐसे लार्ज कुछ। एन के लिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो काई स्क्वायर 2 हो रहा है। सर दिया हो चाहे नहीं, उसको लेके चलना है कि लार्ज एन है। यहाँ पे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे n नहीं दिया है क्या, 4n नहीं इंटू सर, वाई ऐसा एन कुछ। कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो n टेंस टू ओके इनफिनिटी ओके के लिए ही ओके होता सर, है, हाँ जी हाँ जी, ठीक। क्लियर। समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो बोल सकते हो। सही है क्या। नो सर। अब बताओ हाँ इसमें जी। नॉट ट्रू वाला ऑप्शन जो है वो कौन सा होना चाहिए, हम्म बताओ। आई थिंक सी होना चाहिए सर, क्योंकि सी यहाँ पे ऑप्शन, सर मैक्सिमम नहीं बोला है। हाँ। यस सर, उसमें मिनिमम सी मैक्सिमम सर, का। मैक्सिमम नहीं बोला है सर तो कोवेरियंस यहाँ वाले में। कोवेरियंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, बोलो। मैक्सिमम वो कम कोवेरियंस हुआ है। मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, मिनिमम। मिनिमम होता है ना। हाँ सर, सॉरी मिनिमम। फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कमा वाई, और क्या होता है, माइनस
एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन, यही होता है ना? हाँ सर, क्लियर? ध्यान से उतर गया सर, मैक्सिमम बोल दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई थिंक इसमें मैंने कुछ टाइपिंग एरर किया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा इसके लिए। ये पेपर कौन सा है? गेट 2025 है शायद। ट्वेंटी फाइव नहीं था या 21 में था, देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे वन साइडेड स्टैटिस्टिक लिया था क्या शायद, एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद है, देख लेते हैं। क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे को, जो मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं है, तो गेट 2021 का होगा। देखो यहाँ पे जो लिया है, क्या लिया है? सुप्रीमम ओवर एस एन एक्स माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे स्क्वायर किया गया है क्या? पॉजिटिव वाले का ना, ये हमारा पॉजिटिव वाला ही है। हाँ, यस पॉजिटिव वाला यस ही है, और उसमें 4n से मल्टीप्लाई Yes, किया गया। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि कन्वर्ज करेगा सेंट्रल का स्क्वायर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए बताओ? ऑप्शन तो वही लिया हुआ है। अच्छा, नॉट ट्रू यहाँ बोला देखो, है सर ना। यहाँ हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम नहीं दिया है ऑप्शन, वही मैं बोल हाँ रहा सर हूँ ना, वही कुछ है। गलत हमने जो है ऑप्शन नोट किया है, इसलिए जो है। देखो अगर यहाँ पे अगर ये फिक्स कर दिया जा रहा है, अगर मैं ये फिक्स कर दूं तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एग्री करते हो हाँ क्या? सर इसके हाँ सर, अकॉर्डिंग इसके हमारा जो बाद है से चारों ऑप्शन ट्रू हो रहा है ना, देख पा रहे हो क्या? इसके जी। अकॉर्डिंग हमारा चारों ऑप्शन ट्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्टली ग्लिबेंको थ्योरम है। हम्म, ये तो हमारा डायरेक्टली ग्लिबेंको थ्योरम है। एग्री करते हो क्या? एंड अगर बी वाले ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जन से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, एस एन एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रूट एन टाइम्स, ये हमारा नॉर्मल 0 1 होता है। एग्री करते हो क्या? बताओ, क्या ये सही जी है? सर। अब अगर मैं बात करूं, क्या हमको यहाँ पे क्या ऐड किया हुआ है? देखो यहाँ पे हमको दिया क्या हुआ है? एस एन एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है ना एस एन एक्स कहाँ कन्वर्ज करता है? बोलो किस पे कन्वर्ज करेगा? एफ एक्स पे कन्वर्ज करेगा। एफ एक्स क्लियर है नहीं यस क्लियर? सर। तो मैं अगर मैं बात करूं 1 - एस एन एक्स कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? 1 - एफ एक्स पे कन्वर्ज करेगा। दोनों का प्रोडक्ट 1 की माइनस बात करेंगे, एस एन एक्स इंटू 1 - एस एन एक्स कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा? एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स पे कन्वर्ज एफ कर एक्स जाएगा। इंटू 1 माइनस है। क्लियर? तो मैं अगर मैं ये पता है तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? इसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? बोलो, सही है कि नहीं सही है? तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये भी हमारा नॉर्मल 0 1 पे जाएगा। अगर मैं बात करूं अंडर रूट एन एस एन एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ एन एक्स माइनस सॉरी एस एन एक्स 1 - एस एन एक्स, इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पे जाएगा? नॉर्मल 0 1 पे जाएगा। नॉर्मल 0 1 पे। क्लियर? और फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट ग्लिबेंको थ्योरम है। थर्ड वाला सही हो सकता है जब हमारा एक्स लेस देन वाई है। अगर ये फिक्स नहीं किया जा रहा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? और फोर्थ वाला तो डायरेक्ट जो है हमारा स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर है क्या? ठीक है, यस सर जी सर। यस अब देखो सर हमको ये क्या पता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैंने कराया हुआ है। कौन सा सही होना चाहिए बताओ? बोलो कौन सा सही होना चाहिए? बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
एन टाइम्स वेरिएंस ऑफ एफ एन एक्स 0 पे जाता है क्या? नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं। वेरिएंस ऑफ एफ एन एक्स जो होता है, वेरिएंस इसका भी सर सही होगा आई थिंक। वेरिएंस ऑफ एफ एन एक्स होता ये है एफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ एक्स होता है। क्लियर? अब अगर इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा नॉन जीरो पे जाएगा। ये हमारा कहाँ पे जाएगा? एफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ एक्स पे जाएगा। क्लियर है क्या? जो कि हमारा जीरो नहीं है। यस सर। एफ एक्स पे जाएगा ऑलमोस्ट श्योरली, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, यस सर। यहाँ पे अगर रूट एन होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे रूट एन है नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, ये बोला कि नॉर्मल 0 1 पे जाएगा, ये तो गलत स्टेटमेंट है। ये हमारा, हमको पता है क्या, रूट एन टाइम्स एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये हमारा कहाँ पे जाता है? नॉर्मल पे जाता है। 0 कॉमा एफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ एक्स, ये थोड़ी ना जीरो पे जा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज कर रहा है। प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस थोड़ी ना होगा ये। क्लियर है क्या? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्साइज जो है हमारा सैंपल लिया गया कहाँ से? एफ से, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया, एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस है। एफ नॉट हमारा क्या है? स्पेसिफाइड एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस सीडीएफ है। बोल रहा है कि टेस्टिंग करना किससे? एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट एक्स का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स अगेंस्ट। क्लियर? और अगेंस्ट हमको क्या दिया जा रहा है? एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ नॉट एक्स। तो बोल रहा है क्या, अगर मैं टी वन का एन डिफाइन कर रहा हूँ, टी वन का एन क्या है? मॉडुलस ऑफ 1/n xi लेस देन इक्वल टू x, यानी इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? माइनस एफ नॉट एक्स। टी टू का एन क्या लिया गया? n से मल्टीप्लाई कर दिया गया किसमें? 1/n सम एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेम ही है टी वन का एन, बस यहाँ पे टी टू का एन में n से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया। एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो, सही है कि नहीं सही है? यस सर। अब बोल रहा है कि टी वन कॉमा एन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो जीरो पे जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। बोल रहा है टी टू कॉमा एन जीरो पे जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, एंड टी टू कॉमा एन ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी 1 होगा फॉर ऑल एफ टी टू कॉमा एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डिजनरेट रैंडम वेरिएबल अंडर एच नॉट। बताओ क्या होना चाहिए? बोलो। सर एमएसक्यू है ना यहाँ पे। हाँ, एमएसक्यू है, और आर ट्रू पूछ रहा है ना। कौन सा होना चाहिए बताओ? फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट ट्रू हो जाएगा ग्लीवेंको थ्योरम से। हमको यस पता है क्या है? यस ये हमारा f1 एफ ऑफ ये एफ एन एक्स है माइनस एफ नॉट एक्स। क्लियर? समझ पा रहे हो? अगर मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू देखूंगा ग्लीवेंको थ्योरम से, ये क्या हो जाएगा? जीरो पे चला जाएगा। क्लियर? ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। जल्दी यस। बता दो। अब बात आती है सेकंड वाला ट्रू यस। होगा कि नहीं होगा। सुप्रीमम वैल्यू तो जीरो पे जाता है, लेकिन अगर उसमें n से मल्टीप्लाई कर दे तो वो जीरो पे जाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? नो सर। हम्म नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है ना। एग्री करते हो? वन एन टाइम्स टी वन कॉमा एन ही तो लिखा हुआ है टी टू एन। टी टू एन क्या लिखा हुआ है? ये हमारा n टाइम्स टी वन कॉमा एन लिखा हुआ है ना। जी सर। ठीक है। अगर ये जीरो पे जा रहा है तो n टेंस टू इनफिनिटी भी टी टू एन जीरो पे जाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? नो सर। फिर नो सर। बताओ। टी टू एन फिर इन्फिनिटी पे जाएगा ना सर। वो डिपेंड करता है ना, डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाएगा या कहाँ पे जाएगा? कुछ बोल पाएंगे? बोलो। अंडर एच नॉट है ना सर। हाँ, अंडर एच नॉट है। फिर कैसे बोलेंगे? अंडर एच नॉट में कंडीशन में टी टू एन को जो है कहाँ पे भेजेंगे बताओ? सर टी वन कॉमा एन तो एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा ना अंडर एच नॉट में। हाँ, अंडर एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। एंड टी टू? टी टू आपका एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना डायरेक्ट। हाँ हाँ। तो उस वजह से सर टी टू एन कॉमा टी टू कॉमा एन तो इन्फिनिटी को ही जाएगा ना।
जो सेकंड टर्म है ये हमारा एग्जैक्ट जीरो है, उसमें हमारा इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो होगा या इन्फिनिटी होगा, क्या होगा? इंडिटरमिनेट होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो ऐसे एक डायरेक्ट सर वो रेट पे डिपेंड करता है ना कि सर हाँ, रेट पे डिपेंड वो करता है। फिर कैसे बोलेंगे ये? सर एन इन्फिनिटी पे ज्यादा तेज से जा रहा है कि ये जीरो पे जा रहा है, ये चीज देखनी ओके, पड़ेगी ना सर। तो कैसे देखेंगे फिर? सर ये नहीं बताओ, सोचो। सोचो सोचो। सर, ये जो एग्जैक्ट जीरो वाली बात आप कह रहे हैं, एग्जैक्ट जीरो कैसे होगा सर? वो तो कन्वर्ज ही ना कर रहा है। कन्वर्जिंग होगा ना। तो सर इसमें तो हम लोग कह ही नहीं सकते अगर कन्वर्ज कर रहा है कि दोनों का तो रेट वही, कहाँ जा अगर रहा है, मैं टी इसमें तो टू नहीं। हाँ, तो कुछ बोल पाएंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो पे जाएगा नहीं अंडर एक्स नहीं नॉट? सर, नहीं बोल पाएंगे। ऑलवेज बोल देंगे नहीं मतलब कि सही है ये? सर ये तो फिक्स है कि वो जीरो पे तो नहीं जाएगा, ओके, लेकिन क्या बोल पाएंगे ये तो नहीं हो पाता। बाकी लोग बताओ। ठीक है, अभी सेकंड वाले को ऑप्शन को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, थर्ड वाले के बारे में क्या ख्याल है? हम्म, फॉल्स होगा सर, कैसे? क्योंकि इक्वल टू जीरो पे आता है वन, वो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन वन पे वन कैसे आएगा फिर? अगर मैं जो है बात करूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टू कामा एन इज ग्रेटर देन वन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टी वन कामा एन इज ग्रेटर देन वन बाई एन। बताओ, सही है? सर हम्म, अब मैं अगर इसकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी देखूं तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? हम्म, बताओ। सर यहाँ पे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? कौन सा सिमेट्रिक का? जो केएफ स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं ना सर, सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट। सिमेट्रिक का केस कैसे लगा रहे हो? सर यहाँ तो T1 दोनों के ये बी ऑप्शन तो ऑलवेज जीरो पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर जो होता है हमारा रूट एन टाइप का होता है, ठीक है, तो ये हमारा इनफिनिटी की ओर जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन वन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर इसमें तो हमें केस बनाने पड़ेगा ना, पहले तो फॉर ऑल एफ के लिए तो पहले हमें एच नॉट के लिए देखना पड़ेगा, अंडर एच नॉट और एच वन दोनों के लिए देखना पड़ेगा इस चीज को। देख सकते हो। अदरवाइज जो है तुम जो है इस टाइप से भी देख सकते हो, टी वन कॉमा एन का जो ऑर्डर होता है वो हमारा रूट एन टाइप का होता है, ठीक है, तभी हमारा ये जीरो की ओर जाता है ना। अगर मैं बात करूं क्या, अंडर एच नॉट, अगर मैं बोल रहा हूँ अंडर एच नॉट, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं किसका, एफ इक्वल टू एफ नॉट का। क्लियर? तो हमारा जो है के एच टेस्ट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, अंडर रूट एन टाइम्स टी वन कॉमा एन। क्लियर? इस टाइप का हम लोग के एस स्टैटिस्टिक लेते हैं। हम्म, बोलो। के एस स्टैटिस्टिक हम लोग इसी टाइप का लेते हैं ना, अंडर रूट एन टाइम्स सुप्रीमम का मॉडुलस, यही है हमारा टी वन कॉमा एन। यस सर। बोलो, यही है? यस ठीक है, तो अंडर रूट एन टाइम्स ये होता है। क्लियर? तो हमको क्या पता है कि अगर टी वन कॉमा एन का अगर अगर मैं बात करूं इसका जो ऑर्डर होगा, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ टी वन कॉमा एन का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ एन की पावर माइनस हाफ टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एफ से डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। क्लियर? तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है तो टी वन कॉमा एन का जो ऑर्डर होगा वो वन बाई रूट एन टाइप का होगा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं क्या, टी टू कॉमा एन का जो ऑर्डर होगा वो एन टाइम्स टी वन कॉमा एन है।
और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, n टाइम्स ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस हाफ। क्लियर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऑर्डर ऑफ रूट n टाइप का आ रहा है। क्लियर, ऑर्डर ऑफ रूट n टाइप का आ रहा है, और इसका जब लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। समझ पा रहे हो? इसका क्या मतलब है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ t ऑफ 2 n, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं लेस देन इक्वल टू c की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं। क्लियर। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमारा कहाँ की ओर जाएगा बताओ, जीरो की ओर जाएगा। मैं ये बोल सकता हूं फॉर एवरी फिक्स सी। क्लियर, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, फॉर एवरी फिक्स सी t2 n की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो की ओर जाएगी। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं क्या, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं t2 फॉर ऑल सी के लिए, तो 2 n की जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो ये 1 आएगा फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन f। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। यस सर। ये चीज क्लियर है कैसे आया? हाँ जी सर। ठीक है, देखो हमको फॉर्मूला दिया हुआ है ना लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी का। हाँ, ये फॉर्मूला मैंने कराया हुआ है ना, अगर वो चीज क्लियर है तो तुम बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या? सर एक बार रिपीट करिएगा। मैंने क्या बोला, देखो हमने क्या देखा है, कौन सा वाला स्टेप रिपीट करना है? सर यहाँ पे रिपीट कर दीजिए एक बार, कैसे लिया आपने? देखो हमारा जो है, अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं एफ इक्वल टू एफ नॉट का, तो हमने जो केएस स्टैटिस्टिक देखा हुआ है रूट n टाइम्स t1 का n देखा हुआ है। ये हमारा केएस स्टैटिस्टिक है जिसको मैं dn बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये dn है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, रूट n टाइप का 1/म्यू। क्लियर, अगर t1 n का ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो? क्योंकि हमने ऊपर फॉर्मूला देखा हुआ है ना, ऊपर फॉर्मूला क्या देखा हुआ है, देखो जरा, हमारे पास लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लियर, देखो अगर मेरे को जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ dn लेस देन इक्वल टू जेड एन की पावर माइनस हाफ चाहिए। क्लियर, इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो एल जेड के बराबर होता है। क्लियर, यस सर। समझ पा रहे हो? अगर मैं जो है dn का ऑर्डर देखना चाहता हूँ तो n की पावर माइनस हाफ टाइप का होता है। क्लियर, रूट एन dn का जो ऑर्डर होगा वो जो है हमारा कांस्टेंट होगा। क्लियर, लेकिन अगर मैं जो है dn का ऑर्डर देख रहा हूं तो ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस हाफ है। समझ पा रहे हो? तो अगर मेरे को ये चीज क्लियर है तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, dn का जो ऑर्डर है, मतलब t1 का n का ऑर्डर है n की पावर माइनस हाफ है, तो t2 का n दिस इज नथिंग बट n टाइम्स t1 का n। तो अगर ये है तो मैं n टाइम्स ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस हाफ लिख सकता हूँ। क्लियर, तो अगर n टाइम्स ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस हाफ है तो इसका जो n को अंदर भेजेंगे तो ऑर्डर ऑफ n की पावर हाफ हो जाएगा। एंड अगर ऑर्डर ऑफ n की पावर हाफ है तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। क्लियर, ऑर्डर का मतलब क्लियर है क्या? हाँ, सर ये ऑर्डर नहीं समझ रही। ऑर्डर नहीं कैसे? क्लियर है? ऑर्डर का फंक्शन कैसे आ रहा है ये थोड़ा कैसे? एक मिनट एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑर्डर फंक्शन सर नहीं ये क्लियर? T2, हाँ सर ये T2 एन ओके, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा लिमिटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्या, हमने क्या देखा हुआ है, पहले तो स्टैटिस्टिक को मैं रिकॉल करता हूँ। स्टैटिस्टिक हमने क्या देखा हुआ है, पहले जो दिया हुआ है t1 n, t1 n दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम ओवर x मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस का क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है क्या, एफ नॉट एक्स जो भी है ले लो। ठीक है, एंड t2 n दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम तो ले रहा है एक्स पे लेकिन एन से मल्टीप्लाई भी किया है, एंड देन एम्पिरिकल माइनस का अंडर एच नॉट ये दिया हुआ है। क्लियर, तो यानी हमारा t2 n ये हमको क्या दिया हुआ है, n टाइम्स t1 n ये दिया हुआ है। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं बात करूं रूट n टाइम्स t1 n, ये हमारा क्या था, डीके था, या फिर मैं जो है
जो भी हमारा स्टैटिस्टिक डिफाइन कर रहे हो, डीएन डिफाइन कर रहे हो, डीएन डिफाइन कर लो। क्लियर? या फिर मैं जो है अगर डीके के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो डीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो था डीके, यहाँ पे जो के था वो हमारा क्या था, नॉन डिजनरेट कोलमोग्रो डिस्ट्रीब्यूशन था। क्लियर? ये जो डीके था ये हमारा क्या था, नॉन डिजनरेट। नॉन डिजनरेट का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पे श्योर प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्लियर? नॉन डिजनरेट केस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं क्या, अगर ऐसा है तो अगर ये नॉन डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन है यानी किसी पॉइंट पे डिजनरेट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं T1, क्या हो जाएगा, डीके बाई रूट एन हो जाएगा। एग्री करते हो क्या? तो मैं इसको जो है क्या किस फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एन की पावर -12 के फॉर्म में लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि डिवाइड में रूट एन है। ठीक है, बिग ओ एंड स्मॉल ओ का कॉन्सेप्ट पता है क्या? हाँ, बिग ओ एंड स्मॉल ओ। नो सर। ओके, अगर नहीं पता तो उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा फिर। हम्म, सर ये वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला है क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला तो अभी उस फॉर्म से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई भी हमारा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, बिग ओ एंड स्मॉल ओ का क्या मतलब है उसको समझते हैं। मान लो कोई सीक्वेंस है, मैं लेट एक्सन हमारा क्या कोई सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और ए एन हमारा क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस है। क्लियर? अगर ऐसा है हमारा, क्लियर, तो अगर मैं बिग ओ को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं क्या ले रहा हूं कि एक्सन जो है वो ऑर्डर ऑफ बिग ओ ऑफ ए एन है। इसको मैं कब बोलूंगा, इफ देयर एग्जिस्ट सी ग्रेटर देन 0 एंड एन ग्रेटर देन एन सच दैट एक्सन जो होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टाइम ए एन होगा। क्लियर? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब बात आती है इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं, इसका क्या मतलब है कि एक्सन अपॉन जो ए एन होगा ये हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। क्लियर? ये हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर प्रोबेबिलिटी सेंस में देखना चाहते हो तो एक्सन अपॉन ए एन जो होगा बाउंडेड इन प्रोबेबिलिटी होगा। क्लियर? अगर मैं एक्सन इज ऑर्डर ऑफ ए एन लिखना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या, एक्सन अपॉन ए एन जो होगा वो बाउंडेड होगा। क्लियर? एग्जैक्ट 0 होगा इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये एक्सन अपॉन ए एन जो भी आएगा वो बाउंडेड होगा। क्लियर है क्या? अगर प्रोबेबिलिटी सेंस में देखना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सन अपॉन में ए एन ग्रेटर देन एम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्लियर? अब बात आती है क्या, अगर मैं स्मॉल ओ की बात करूं, स्मॉल ओ में बस डिफरेंस ये है कि अगर मैं एक्सन इज इक्वल टू स्मॉल ओ ए एन लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि एक्सन अपॉन ए एन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो 0 पे जाएगा। क्लियर? अगर लिमिटिंग वैल्यू 0 पे जा रहा है तो इसका मतलब क्या, एक्सन जो है वो ऑर्डर ऑफ ए एन है। अगर हमारा बाउंडेड है तो हम लोग बोलेंगे क्या, बिग ओ के फॉर्म में। समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे अगर मैं सर बात एक बार करूं, और रिपीट कर दीजिए। देखो अगर मैं जो है सिंपल सा जो है मान लो एक्सन जो है वो क्या है हमारा एन। ठीक है, और अगर मैं ए एन को मैं क्या ले रहा हूं, एन ले रहा हूं। ठीक है, तो एक्सन इज ऑर्डर ऑफ, मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन लिख सकता हूं बी ऑर्डर ऑफ ए एन। क्यों? क्योंकि एक्सन अपॉन ए एन का जब लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं तो ये हमारा क्या जा रहा है, नॉन जीरो पे जा रहा है, लेकिन ये बाउंडेड है। देख पा रहे हो, एक्सन अपॉन ए एन जो है क्या है, 1 के बराबर है। लेकिन अगर यस मैं सर। जो है क्या ले रहा हूं, ए एन इज इक्वल टू क्या ले लू, एन स्क्वायर ले लू, तो एक्सन अपॉन ए एन जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, एन अपॉन एन स्क्वायर। ये हमारा कहां पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। यानी मैं यहां पे बोल सकता हूं एक्सन इज स्मॉल ओ ऑर्डर, एक्सन जो है स्मॉल ओ ऑर्डर है किसका, एन स्क्वायर का। समझ पा रहे हो? बिग ओ ऑर्डर है कैपिटल एन का, बिग ओ ऑर्डर है किसका, कैपिटल एन का। लेकिन अगर मैं स्मॉल ओ ऑर्डर के फॉर्म में लिखूंगा तो एन स्क्वायर के फॉर्म में होगा। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूं
तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल ओ के फॉर्म में लिख सकता हूँ। बोलो, कैपिटल ओ ऑर्डर ऑफ एन की पावर माइनस हाफ। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एन की पावर माइनस हाफ से डिवाइड करूंगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, नॉन जीरो के बराबर होगा, बाउंडेड होगा। एग्री करते हो क्या? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, अगर मैं इसको n की पावर माइनस हाफ से डिवाइड करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोल भी दो यार, सही है। Yes, sir. तो अगर मैं कैपिटल ओ के ऑर्डर के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं बताओ? यहां से बोल सकते हैं क्या, T1 कॉमा एन जो है वो जीरो पे जाएगा ऑलमोस्ट श्योरली। क्या ये बात सही है क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या, अगर ये जो T1 कॉमा एन बाउंडेड है, क्लियर, और हमने देखा T1 कॉमा एन जो है हमारा क्या, सुप्रीमम वैल्यू है किसका, एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स का। अगर ये हमारा बाउंडेड है, अगर मैं सुप्रीमम ओवर ले रहा हूं, ठीक है, एक्स पे, और इसका अगर लिमिटिंग वैल्यू देखूंगा तो इसकी वैल्यू कहां पे जाएगी, जीरो की ओर जाएगी। एग्री करते हो? अब अगर ये जीरो पे जा रहा है तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना कि जो T1 कॉमा एन है वो हमारा जीरो पे जा रहा है। क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो, ये हम लोग बोल सकते हैं ऑलमोस्ट श्योरली जीरो पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं T2 कॉमा एन की बात करूं तो T2 कॉमा एन जो है वो हमारा क्या है, एन टाइम्स T1 कॉमा एन है। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n टाइम्स T1 कॉमा एन। इसका जो ऑर्डर था वो हमारा क्या था, ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस हाफ। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर ऑफ n की पावर हाफ। क्यों लिख रहा हूं इसको? क्योंकि अब अगर मैं इस सीक्वेंस को बोल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस हाफ है, इसका मतलब मान लो जो है सीक्वेंस हमारा कुछ इस टाइप का है, 1/√n टाइप का है, 1/√n से कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये हमारा बाउंडेड हो रहा है। क्लियर? अब अगर मैं इसमें n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये बाउंडेड रहेगा? हाँ, No, sir, नहीं unbounded रहेगा ना, है. उसका जो है अनबाउंडेड बन जाएगा। क्योंकि अब जो रिजल्टेंट जो है ऑर्डर होगा वो n की पावर हाफ के फॉर्म में होगा। समझ पा रहे हो? तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं क्या, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा। क्लियर है क्या? तो अगर मैं तो बात सर करूं, यहाँ पे सर स्मॉल ओ के ऑर्डर में लिखेंगे ना सर? स्मॉल ओ के ऑर्डर में क्यों लिखेंगे, कैपिटल ओ के ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, ये हमारा कैपिटल ओ ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि बाउंडेड है ना। क्लियर? यस यस। कैपिटल ओ ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे ना, स्मॉल ओ ऑर्डर के फॉर्म में क्यों लिखेंगे? स्मॉल ओ ऑर्डर के फॉर्म में तब लिखते हैं जब लिमिटिंग वैल्यू जीरो पे जा रही हो। क्लियर? तो T2 कॉमा एन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ एन की पावर हाफ है। तो अगर ऐसा है तो मैं T2 कॉमा एन को बोल सकता हूँ ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा है तो। क्लियर? क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा जो इसका जो ये हमारा रूट n ऑर्डर के साथ जो है ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे थे T1 का मैन का जो ऑर्डर था 1/√n टाइप का था। जब उसमें लिमिटिंग वैल्यू लगा रहे तो वो जो डिक्रीज करके जीरो पे जा रहा था। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ T2 का मैं n की बात करूँ तो ये इंक्रीज कर रहा रूट n ऑर्डर के साथ। क्लियर? तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सही है? सर इसको डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं, ऑप्शन 3 तो आपका कुछ भी हो, H नॉट के अंडर हो या H0 के H1 के अंडर हो, तब भी ये इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो हमारा ये होगा T2 का मान जो है वो हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा। यहाँ पे अगर अंडर H1 भी होता तब भी हमारा जो है सही था, ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो हमारा वो जो है एफ ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ रूट n के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं जो है बात करूं क्या, हमने क्या देखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन देखा हुआ है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा हुआ है बताओ? अगर मैं T1 का n की बात करूं, T1 का n का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस फॉर्म में था? बोलो। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है हमारा कहाँ पे जा रहा था, अगर T1 का मैं इनकी बात करूँ तो ये हमारा सुप्रीमम ओवर किस पे था, एफ एन एक्स
माइनस एफ एक्स इसके बराबर था। क्लियर। तो अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू देख रहा था तो ये हमारा कहाँ पे जा रहा था, 0 पे जा रहा था एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि रूट एन स्केलिंग कर रहे थे इस पे। ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या, इसकी बात करूं टी टू कमा एन की, तो ये हमारा क्या हो रहा था, रूट एन जो है ऑर्डर ऑफ रूट एन आ रहा था। क्लियर। ये हमारा क्या आ रहा था, ऑर्डर ऑफ रूट एन आ रहा था। ठीक है। अगर मैं जो है प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ किसका, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको निकालना टी टू कमा एन, किसकी निकालनी थी हमको प्रोबेबिलिटी, टी टू कमा एन लेस देन वन की, किसकी थी प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर देन वन की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा, देखो इसकी ग्रेटर देन वन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो n टाइम्स टी वन कॉमा एन हो जाएगा। ठीक है। यही होगा क्या, इसकी ग्रेटर देन वन की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो इसकी ग्रेटर देन वन की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट एन टाइम्स टी वन कॉमा एन इज ग्रेटर देन वन बाई रूट एन। बताओ क्या ये सही है। यस। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, बोलो इस प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे लिमिटिंग थ्रो अप्लाई कर सकते हैं ना सर, लिमिटिंग जो ये प्रोबेबिलिटी है वहां पे अप्लाई कर दो। अगर मेरे को रूट एन टी वन कॉमा एन के ग्रेटर देन की वन बाई रूट एन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग थ्योरम है वो अप्लाई कर दो। टू साइडेड वाला जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है, अगर मेरे को जो है क्या निकालना है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर रूट एन टी वन कॉमा एन, अगर इसकी ग्रेटर सॉरी लेस देन जेड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, एल जेड के बराबर है। ठीक है। और एल जेड कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट एन टाइम्स टी वन कॉमा एन, अगर मैं टी टू कॉमा एन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसकी वैल्यू रूट एन टाइम्स टी वन कॉमा एन लेस देन वन अपॉन रूट एन आ रहा है। एग्री करते हो क्या, यानी ये एल ऑफ रूट एल ऑफ वन बाई रूट एन हो जाएगा क्या, जल्दी बता दो। एल ऑफ वन बाई रूट एन हो जाएगा क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, वन बाई रूट एन है। एग्री करते हो क्या। तो एल ऑफ वन बाई रूट एन है तो जेड की जगह मैं अगर वन बाई रूट एन देखूंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो कहां पे जाएगी बताओ, सारे टर्म जीरो पे चले जाएंगे, क्योंकि ई की पावर माइनस टू आई स्क्वायर अपॉन में क्या है, एन बन रहा है। समझ पा रहे हो। इस थ्योरम में अगर मैं जेड की वैल्यू क्या रख दूं, सिंपली वन बाय रूट एन रख दूं तो सेकंड टर्म ऑलवेज जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बचेगा वन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा क्या है, वन है। समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोल सकते हो। तो जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है वो उसका फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। क्लियर। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड बोला टी टू का एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डिजनरेट रैंडम वेरिएबल अंडर एच नॉट, ये सही है क्या। हाँ तो डाइवर्जेंस है ना इन्फिनिटी पे। यस डाइवर्जेस है। क्लियर। तो डिजनरेट थोड़ी ना होगा ये। समझ पा रहे हो। तो हमारे ए सर हाँ थर्ड में डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर आपका हमेशा टी टू कॉमा एन आपका हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो किसी भी मतलब कोई भी नंबर होगा उससे बड़ी की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा वन की तरफ ही हमेशा जाएगी ना। वही वही मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई भी सी लो, इसलिए तो मैं यहाँ पे वो लिखा था यहाँ पे फॉर ऑल सी के लिए अगर मैं टी टू का मैं लेस देन सी की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ जीरो पे जा रहा है। क्लियर। ऐसे फॉर ऑल सी के लिए अगर मैं ग्रेटर देन सी की प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो इसकी वैल्यू ऑलवेज वन पे जाएगी। समझ पा रहे हो। ये तो मैंने पहले ही तो, बोला था। तो फिर हमें एलियट को कैलकुलेट करने की जरूरत थी क्या। नहीं कर, वो तो तुम पे अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला के थ्रू जाओ, अदरवाइज जो है अगर कॉन्सेप्चुअली जा रहे हो तो कॉन्सेप्चुअली जाओ। क्लियर। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्साइज जो है कहां से लिया जा रहा है, एफ एक्स से लिया जा रहा है। क्लियर। लेट द एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा एफ एन एक्स है, टी एन जो है रूट एन डी एन है, और हमारा जो इसको डी एन को हमारा जो है इस फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी ये हमारा क्या है, टू साइडेड के एस टेस्ट है। यही है क्या, बोलो टू साइडेड के एस टेस्ट।
अगर टू साइडेड केएस टेस्ट है तो इसका क्या मतलब है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीएन इज सेम फॉर ऑल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अंडरलाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स. dn converges to 0 almost surely as n tends to infinity. कौन सा सही होगा? बोलो. तो बी तो फॉल्स होगा आई थिंक. बी फॉल्स बोथ होगा. ट्रू होंगे. बाकी लोग बताओ क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ. इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? अभी तो ऊपर यही काम किया है ना हम लोगों ने. बोलो. अगर मैं ऊपर जो है सर वो देखो. तो 1 पे कन्वर्ज करेगा अरे ना. देखो हमने क्या देखा है? बोल रहा है क्या ये फॉर. हमने देखा हुआ है क्या ये जो टू साइडेड केस स्टैटिस्टिक होता है या वन साइडेड केस स्टैटिस्टिक होता है? थ्योरम क्या था? इंडिपेंडेंट ऑफ एफ. अब अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एफ है तो क्या जो है डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स पे डिपेंड करेगा क्या? हाँ. नहीं. अगर डिपेंड नहीं करेगा तो एफ को कुछ भी लो. टीएन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम रहेगा ना सबके लिए. हमारा थ्योरम तो यही कहा है ना. देखो जरा वापस थ्योरम पे जाओ. The statistic are distribution free for any continuous distribution है. देख पा रहे हो? एग्री करते हो नहीं करते हो? तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है तो एफ एक्स को कुछ भी लो तो हमारा जो आएगा उसका एफ एक्स से इंडिपेंडेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं ना वो हमारा एफ एक्स पे जो है एफ एक्स से कोई इसका रिलेशन नहीं रहेगा. यहाँ पे तो वही बोल रहा है ना. द टीएन इज द सेम फॉर ऑल कंटिन्यूअस अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स. अगर हम लोग कंटिन्यूअस से जो है एफ एक्स को कुछ भी ले रहे हैं तो टीएन जो है हमारा क्या होगा? सेम होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीएन जो होगा वो सेम होगा. क्लियर है क्या? एफएक्स पे डिपेंड नहीं करेगा ना सर. यस. जो स्टैटिस्टिक है वो एफ एक्स स्टैटिस्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एफ एक्स पे डिपेंड नहीं करता. ओनली एन पे डिपेंड करता है. क्लियर? ये हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ है. क्लियर? आई थिंक मैंने ऊपर जो है हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये एफ एक्स पे नहीं केवल एन पे डिपेंड करता है. देखो dn डिपेंड्स ओनली ऑन n नॉट ऑन f. देख पा रहे हो? क्लियर? अगर n पे डिपेंड कर रहा है fx पे डिपेंड नहीं कर रहा तो fx कुछ भी लो tn का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम रहेगा ना. क्लियर है क्या? जल्दी बता दो. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जरा देखना. अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन की बात करूं तो हमको क्या पता है? ग्लीवेंको थ्योरम से हमको क्या पता है बताओ? ग्लीवेंको थ्योरम से हमको पता है सुप्रीमम ओवर एक्स एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स ये कहां पे कन्वर्ज करता है बताओ? जीरो पे कन्वर्ज करता है ऑलमोस्ट श्योरली. यस सर. ये ऑलमोस्ट श्योरली अगर जीरो पे कन्वर्ज करता है तो अगर मैं इसमें रूट एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो. ना सर नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 0 पे टेंड कर रहा है. जीरो पे टेंड कर रहा प्लस वो ऑर्डर ऑफ एन की पावर हाफ है ना कि जो है कुछ और ऑर्डर का है. क्लियर? समझ पा रहे हो? हमने देखा हुआ है क्या? अगर मैं dn को डिफाइन करूं अंडर रूट एन टाइम्स और क्या हमारा सॉरी सुप्रीमम है ना. dn हमारा क्या? सुप्रीमम.
ठीक है, सुप्रीमम ओवर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये हमने देखा हुआ है। क्लियर। अब अगर मैं इसमें डी एन इंटू रूट एन कर रहा था तो ये हमारा के एस टेस्ट था। क्लियर, के एस टू साइडेड टेस्ट है। क्लियर, टू साइडेड। क्लियर। और हमने देखा हुआ है इसका जो ऑर्डर है, डीएन का जो ऑर्डर है वो 1/√n टाइप का है। क्लियर। और ऑलरेडी ये हमारा कहां पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। अब उसमें 1/1/n ऑर्डर से और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहां पे जाएगा, 0 पे ही जाएगा ना। 0 पे जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो। तो यानी इसका जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोल भी तो यार। तो देखो इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। बस हमको क्लियर होना चाहिए कि करना कैसे। एक क्वेश्चन और मेरे को देखने को मिला था, क्या एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस पूछा गया था, देख लो जरा। सर इस पे ज्यादा क्वेश्चन सर थ्योरेटिकल आते हैं क्या? थ्योरेटिकल ही आएगा क्योंकि कैलकुलेशन इसका बहुत डिफिकल्ट है। कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन मैंने अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसको कैलकुलेशन करना पूरा टाइम चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इसमें जो है कन्वर्जेंस वगैरह पे बेस आएगा, तुम्हें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, थ्योरम क्लियर होना चाहिए। क्लियर। जैसे हमको यहाँ पे देखो गेट में जब कुछ ऐसा नहीं आया तो तुम्हारा क्या जैम में डिफिकल्ट थोड़ी ना आ जाएगा, जैम का लेवल गेट से डिफिकल्ट थोड़ी नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 8 सैंपल लिया गया, कहां से लिया गया, देखो कहां से लिया गया है, x/8 0,4 है। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या मतलब है, बोल रहा है कि f8 जो है एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसका, इस डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर। एंड इफ अल्फा इज द वेरिएंस ऑफ f8 एट पॉइंट 2 देन 128 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अगर मेरे को जो है वेरिएंस ऑफ f8 एट पॉइंट 2 पे चाहिए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बताओ। हमारा वेरिएंस ऑफ एफ एन एक्स किसके बराबर होता है, जल्दी बता दो। एफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी हमारा एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। क्लियर। तुमको क्या निकालना पड़ेगा बताओ, एफ एक्स निकालना पड़ेगा, 1 माइनस एफ एक्स निकालना पड़ेगा, बोलो। यस सर। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगर मैं इसका एफ एक्स निकालना चाहता हूं तो स्मॉल एफ एक्स क्या है हमारा, x/8 है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 4। एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 to x/8 का स्क्वायर, x/8 dx। अगर ये एफ एक्स है, इसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1/4 x स्क्वायर बाई 16 होगा, 1/4 16 हो जाएगा, 16। सर अगर मैं f ऑफ एट पॉइंट 2 पे निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 to Yes. 1/4 हो जाएगा। यस सर, वही बोल। अगर मैं वेरिएंस ऑफ f8 एट पॉइंट x पे निकालना चाहता हूं एट पॉइंट 2 पे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 8, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8, यानी 3 कितना हो जाएगा, 144। हाँ जल्दी बता दो, सही है क्या, या 128? 128 होगा सर। ओके बताओ ना फिर। तो 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देख पा रहे हो हमने जो किया हुआ है सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला एंड थ्योरम पे बेस्ड है। क्या कोई डिफिकल्ट आया हुआ है क्या क्वेश्चन, हाँ नहीं आया हुआ है ना। तो सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, अगर फॉर्मूला क्लियर है तो इजीली कर लोगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। क्लियर। एक क्वेश्चन जो है देखो थ्योरेटिकली मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, अगर अल्फा की वैल्यू 0.01 है, ठीक है, एंड लेट अस अप्रोक्सीमेट द अपर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ dn अल्फा प्लस। हमको dn अल्फा प्लस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पे हमको chi स्क्वायर 2, 0.01 की वैल्यू 9.21 दे दिया गया। क्लियर।
और हमको क्या दिया जा रहा है, हमको जो है dn 0.0 प्लस 0.01 प्लस की वैल्यू निकालनी। तो अगर इसको निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, बोलो। अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? सर लार्ज सैंपल अज्यूम करके काई स्क्वायर का। यस, लार्ज सैंपल एज्यूम करके काई स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या वन साइडेड टेस्ट है ना, dn प्लस की बात हो रही है, यानी वन साइडेड है। वन साइडेड है, इसका मतलब कि अगर मैं जो है इसको an डिफाइन कर रहा हूँ, an को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, 4n dn प्लस का स्क्वायर। अगर ये डिफाइन कर रहा हूँ तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या ये बात एग्री करते हो? यस यस सर। ये हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है ना इसकी? जल्दी हाँ जी बता सर। दो। तो अगर ये चीज क्लियर है, अब हमको क्या निकालना है बताओ। हमको जो है अगर ये चीज क्लियर है, काई स्क्वायर 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर हमको जो है वैल्यू क्या दिया हुआ है, काई स्क्वायर 2,0.01, इसकी जो वैल्यू है वो 9.21। इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर 2 ग्रेटर देन 9.21, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.01 होगी, यही होगा क्या? हाँ, यस सर। यही होगा। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा जो पॉइंट होता है वो आगे की प्रोबेबिलिटी को देता है ना, यही देता है। ठीक है, मान लेते हैं ये यस कुछ इस सर। टाइप, हाँ सही है। हेलो, यस। ठीक है। अगर ये ऐसा है तो हमको क्या पता है बताओ। अगर मेरे को जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, dn प्लस 0.01 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ। हमको an का पता है, an हमारा काई स्क्वायर 2 है, an हमारा काई स्क्वायर 2 है ना, बोलो। तो अगर an की वैल्यू अगर हमको 0.01 से बड़े की, मतलब 0.01 प्रोबेबिलिटी पे चाहिए, तो मैंने क्या बोला, मान लेते हैं ये पॉइंट जो समथिंग k है, क्लियर, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.01। अब ये k पॉइंट क्या होगा, ये हमको अप्रोक्सीमेट करना है, यही करना है, बोलो। तो ये जो k पॉइंट होगा, दिस इज नथिंग बट किसके बराबर होगा बताओ। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लूं, इसको अगर मैं an को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 4n dn प्लस स्क्वायर इज ग्रेटर देन k, इसकी वैल्यू 0.01 के बराबर है। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो, सही है कि नहीं सही है? अगर यस सर। ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ dn प्लस स्क्वायर इज ग्रेटर देन k बाई 4n हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0.01 से बड़ी है, मतलब 0.01 के बराबर है। अब मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या हो जाएगा, dn प्लस इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रूट ऑफ k, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2 रूट n, यही होगा। एंड k की वैल्यू हमको पता है, k की वैल्यू क्या है हमारा, बोलो 9.21। हाँ, 9.2। यानी हम लोग को देख पा रहे हैं क्या, 0.01, यहां से पता चल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ dn प्लस इज ग्रेटर देन dn कॉमा 0.01, इसकी वैल्यू 0.01 के अगर बराबर है, तो dn कॉमा 0.01 दिस इज नथिंग बट किसके बराबर है, अंडर रूट 9.21 डिवाइडेड बाई 2 रूट n। सही है क्या, एग्री करते हो, बोलो। अगर हमको यस n की वैल्यू दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या होगा, क्लियर। ये हमारा क्या है, 1.52 डिवाइडेड बाई रूट है, या एमसीक्यू टाइप का आ सकता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। हमने क्या देखा, काई स्क्वायर 2 का हेल्प करके इसको सॉल्व किया। बाकी ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के हैं, तो इसको जो है कोई मतलब नहीं, बहुत कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। अंडर एच नॉट में जो है एज्यूम करके पूरा सारी वैल्यू निकालना सीडीएफ की, एंड देन उसके बाद टेस्ट करना वो डिफिकल्ट हो जाता है, कैलकुलेटिव भी होता है, एंड कोई मतलब नहीं है करने का। ठीक है, अगर करना चाहना तो ये मैं शेयर कर दूंगा, इसको सॉल्व कर सकते सर गेट का एक 2023 का क्वेश्चन बचा हुआ है। हैं। गेट 2023 का क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। 2023 इसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एम्पेरिकल और इसी का है, या कुछ और टॉपिक का? नहीं इसी का है, मतलब वो थोड़ा डेटा वाला है, कहाँ पे है? मतलब 4 या 5 डेटा वाला।
कौन सा नंबर है? नंबर तो नहीं आ रहे सर। डेटा वाला है तो इसका मतलब NAT में होगा फिर मोस्ट प्रोबेबली। ये वाला है क्या? हाँ यस सर। चलो ट्राई कर दो सब लोग। सोचो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। हमको दिया जा रहा है, डेटा दिया जा रहा है, बी रियलाइजेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम पॉपुलेशन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एफ डॉट, एफ इक्वल टू एफ नॉट, एफ नॉट इक्वल टू एफ नॉट, और एफ नॉट की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म 0 1। इसका जो CDF है वो हमारा कहाँ से आ रहा है? यूनिफॉर्म से आ रहा है। यही है क्या? बोलो। एफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म 0 1। बोला डी डिनोट द कोलमोगोसिमिनो टेस्ट इफ। अब देखो डी का टेबल नहीं दिया, डी की वैल्यू दे दी गई है। क्लियर? के जो है हमारा डी जो है हमारा केएस टेस्ट स्टैटिस्टिक है एंड डी की वैल्यू दे दी गई 0.69 से बड़े की प्रोबेबिलिटी 0.01। बोला अंडर एच नॉट फाई जो है वो 1 है कब? जब हमारा क्या है एच नॉट इज एक्सेप्टेड एट लेवल 0.01। अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है कब? एट लेवल 0.01 पे, एंड 0 दिया जा रहा है अदरवाइज के लिए। क्लियर? तो बोल रहा है कि इसका जो है हमको क्या निकालना है? बेस्ड ऑन दिस डेटा हमको क्या निकालना है? डी प्लस साई निकालना है। क्लियर? डी प्लस हमको क्या निकालना है? साई निकालना है। चलो ट्राई करो। यानी हमको क्या निकालना है? टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू डी निकालना है एंड साई क्या होगा? साई निकालना है। क्लियर? अर्पित ने कुछ भेजा है, ये सिंपल वर्जन में दिया हुआ है। अच्छा इस फॉर्म में भी हाँ डिफाइन कर सकते हैं, इस टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है रुक जाओ बताते हैं। एक्चुअली में जो तुमने अर्पित तुमने जो भेजा है इसी का यूज करके हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है? क्लियर? प्रूविंग वगैरह जो थ्योरम है वो इसी का यूज करके करते हैं। ठीक है? देख लो, वो भी देख लो, सिंपल वर्जन भी देख लो इसका। आई थिंक न्यूमेरिकल आंसर जो है सिंपल वर्जन में ज्यादा सही रहेगा ना। ठीक है देख लो। यस सर। तो अगर मैं बात करूं क्या, जो DN है वो हमारा क्या था? सुप्रीमम ओवर क्या था? X और FNX माइनस FX के बराबर था ना। यही था हमारा DN। जो टू साइडेड केस स्टैटिस्टिक था वो ये था। क्लियर? तो अगर टू साइडेड स्टैटिस्टिक अगर ऐसा है तो हम लोग टू साइडेड देख पा रहे हैं वो। अगर वन साइडेड की बात करें तो वन साइडेड क्या था? DN प्लस इक्वल टू क्या था? सुप्रीमम ओवर क्या था? FNX माइनस FX था। यही था क्या? ब्रैकेट। एंड अगर DN माइनस की बात करें तो ये हमारा सुप्रीमम ओवर X था। कब? जब हमारा FX माइनस FNX। यही था क्या? तो अगर मैं इन दोनों का सुप्रीमम ले लूं तो DN के बराबर होगा क्या? यानी अगर मैं इसका मैक्सिमम ले लूं किसका? DN प्लस का और DN माइनस का, यही तो देगा सुप्रीमम वैल्यू। अगर मैं मॉडुलस का देखना चाह रहा हूं। क्लियर? अगर मैं सुप्रीमम वैल्यू मॉडुलस का देखना चाह रहा हूं तो DN प्लस और DN माइनस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा सुप्रीमम वैल्यू होगा मॉडुलस का। बोलो अगर मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ X माइनस वाई देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो ये होगा x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये मॉडुलस वही देगा? हाँ बोलो, एग्री करते हो क्या? यस सर। सही है। अब अगर ऐसा Yes, है, sir. अगर मैं ऑर्डर स्टेट्स डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, देखो क्लियर होना चाहिए तभी समझ में आएगा। ठीक है? अगर मैं जो सैंपल लिया है xi जो है मैंने सैंपल कहाँ से लिया है? fx से लिया है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर स्टेट डिफाइन कर रहा हूँ किस फॉर्म में? x1 लेस देन x2 लेस देन x3
डॉट 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 लेस देन xn, ये अगर मैं ऑर्डर स्टेट्स डिफाइन कर रहा हूँ किसका, xi का। क्लियर, ये हमारा क्या ऑर्डर स्टेट्स है, बी ऑर्डर स्टेट्स किसका है हमारा, ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, इसका ऑर्डर स्टेट्स है। क्लियर, तो अगर मैं इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रिकॉल करूं तो इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैसे डिफाइन किया था, ऑर्डर स्टेट्स में डिफाइन किया था ना, कैसे डिफाइन किया था बताओ। ये हमारा i बाई n के बराबर था जब हमारा ith ऑर्डर लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन xi प्लस 1, इस फॉर्म में था एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ, याद है? यस सर। क्लियर, यस सर। अब अगर ऐसा है तो अगर मैं dn प्लस को अगर डिफाइन करना चाहूं तो dn प्लस दिस इज नथिंग बट किसके बराबर था बताओ, बोलो, सुप्रीमम वैल्यू के बराबर था, सुप्रीमम ओवर x, और क्या था हमारा बताओ, fnx माइनस fx। तो यानी हमारा सुप्रीमम लेना किसका, fnx का, यानी i बाई n का माइनस fx का, इसका सुप्रीमम लेना है। पहले किस पे लेना है, सुप्रीमम ओवर x पे लेना है, और हमको पता है ये i की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बताओ, बोलो i की जो वैल्यू होगी वो 0 इज लेस देन i इज लेस देन 1 बाई n। एग्री करते हो क्या, जो i की वैल्यू है वो 0 से n तक कुछ भी हो सकती है ना। अगर मैं इसका सुप्रीमम लेना चाहता हूं, देखो थोड़ा सा इसको देखो, ये सुप्रीम में मैक्सिमम क्यों आ रहा है ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इस डिफरेंस का सुप्रीमम वैल्यू देखना चाहता हूं तो ये सुप्रीमम डिफरेंस का सुप्रीमम कब होगा, जब i की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तभी डिफरेंस जो है सुप्रीमम होगा। एग्री करते हो क्या, क्योंकि सुप्रीमम ओवर ऑल एक्स लेना है ना, तो ये जो डिफरेंस है ये सुप्रीमम वैल्यू तभी देगा जब हमारा आई मैक्सिमम हो। क्लियर है क्या, बताओ। तो अगर मैं जो है इसको देखूं, सुप्रीमम जो है उसको मैं अंदर भेज सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है एक्स से इंडिपेंडेंट है। एग्री करते हो क्या, फर्स्ट टर्म अगर एक्स से इंडिपेंडेंट है तो सुप्रीमम को मैं अंदर भेज सकता हूं, सुप्रीमम ओवर एक्स इंटू एफ एक्स। क्या ये बात एग्री करते हो, जल्दी बता दो। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मैक्सिमम ऑफ 0 इज लेस देन आई लेस देन इक्वल टू एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई बाई एन माइनस का। अब जरा एक बात बताना, अगर ये हमारा ऑर्डर स्टेट्स है तो हमारा जो वो होगा, इस पे अगर CDF अप्लाई करूंगा तो वो भी हमारा जो है ऑर्डर स्टेट्स को फॉलो करता है। जी सर। एग्री करते हो क्या, यस सर। यस सर। ये हमारा क्या हो जाएगा, fxn के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर, तो अगर ये इस फॉर्म में है, क्लियर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो fxi होगा, fxi जो होगा वो हमारा क्या होगा बताओ, लेस देन f ऑफ xi प्लस 1 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बता दो। अब अगर मैं बात करूं माइनस fxi जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का fxi प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर स्टेट्स का साइन चेंज हो जाता है। बोलो, जी सर। तो अगर हमको इसका सुप्रीमम लेना है, fxi का सुप्रीमम लेना है, ठीक है, तो हमको जो है fx का जो सुप्रीमम होगा वो fxi प्लस 1 होगा। लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ओवर ऑल आई लेना है। क्लियर, तो यहां पे जो आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बताओ, fxi आएगी। एग्री करते हो क्या, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम ओवर ऑल आई लेना है। क्लियर, इसलिए हमारा क्या आएगा, fxi आएगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो बोल सकते हो। नो सर। क्लियर है, अब बताना। फिर वो सुप्रीमम ओवर एक्स लेना है ना, सुप्रीमम आई क्यों, सुप्रीमम ओवर एल, सुप्रीमम ओवर एक्स पहले लेना है, फिर बाहर मैक्सिमम भी तो बैठा हुआ है ना। जो हमारा सुप्रीमम ओवर एक्स आएगा वो आई पे डिपेंडेंट होगा ना। अब अगर आई पे डिपेंडेंट है तो फिर से उस पे मैक्सिमम अगर अप्लाई करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा, एक्सआई के फॉर्म में आएगा, वो हमारा मैक्सिमम हो रहा है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, सुप्रीमम ओवर एक्स लूंगा तो ऑब्वियस ही बात है सुप्रीमम ओवर एक्स के फॉर्म में एक्सआई जो है वो हमारा क्या है, एक्सआई प्लस 1, ये हमारा मैक्सिमम है। क्लियर, ये हमारा मैक्सिमम है। एग्री करते हो,
लेकिन अगर मैं इस पे मैक्सिमम फिर से अप्लाई कर रहा हूं आई पे, क्लियर, और इस पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्लियर, हमको जो है क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करके इस पे जो है इसका मैक्सिमम ओवर आई लेना है, तो क्या आएगा बताओ, बोलो, ये वाला आएगा ओवरऑल आई, अगर मैं देखूंगा तो एफ एक्स आई मैक्सिमम आएगा, क्लियर, क्योंकि बाहर आई पे डिपेंडेंट बैठा हुआ है ना मैक्सिमम, समझ पा रहे हो क्या। अब जरा एक बात बताना, अब इसकी पॉसिबल वैल्यू है कि इसकी वैल्यू जो है डिफरेंस टर्म जीरो हो जाए, हम्म, बोलो इसकी पॉसिबल वैल्यू कि इसका जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाए, और पॉसिबल है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, हाँ, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, या तो हमारा जो है जीरो हो जाए, मतलब एफ एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर मैं इसको अगर लेना चाहूंगा तो क्या लूंगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमारा जो ये है डीएन प्लस है वो हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है, ओवरऑल जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम ओवर आई, आई बाई एन माइनस एफ एक्स आई, यानी ये हमारा जो है इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वही रहेगा, अगर निगेटिव है तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, क्लियर, हमको जो है क्या करना है, डीएन प्लस को पॉजिटिव बनाना है ना, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, जीरो लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या, क्लियर है ही नहीं क्लियर, क्योंकि एफ एक्स आई हमारा आईएथ ऑर्डर है यूनिफॉर्म 0 1 का, क्लियर, तो अगर मैं इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ओवरऑल टर्म जो आएगा हमारा पॉजिटिव रखना है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम ऑफ दिस टर्म एंड कॉमन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम अप्रोच से अगर मैं डीएन माइनस डिफाइन करना चाहूं तो डीएन माइनस का जो फॉर्मूला आएगा वो मैक्सिमम के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि वो भी हमारा पॉजिटिव ही लेता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ये डिराइव कर लेना, ठीक है, अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, ये आएगा कॉमा, मैक्सिमम किसके लेना, एफ एक्स आई हो जाएगा माइनस का आई माइनस 1/n कॉमा जीरो, इसके बीच में हमको जो है मैक्सिमम लेना है, क्लियर, समझ पा रहे हो क्या। अगर ये हमको फार्मूला क्लियर है तब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ये वाला एग्जांपल जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सा 2023, ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। हमको सैंपल क्या दिया हुआ देखो, 0.13, 0.12, 0.13 और क्या दिया हुआ है 0.78 एंड 0 मैं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो 0.5 क्योंकि ऑर्डर स्टेट डिफाइन करना ना एट द एंड हमको, तो मैं इसको जो है ऑर्डर स्टेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सैंपल साइज हमारा क्या है 4 है, क्लियर। अब अगर ऐसा है तो हमको डीएन प्लस का ऊपर फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, डीएन प्लस का जो फॉर्मूला है वो किसका है, मैक्सिमम ऑफ आई अपॉन एन माइनस का एफ ऑफ एक्स आई, क्या ये बात सही है क्या, यही है कि नहीं सही, बताओ। एंड डीएन माइनस का भी फॉर्मूला हम लोगों ने देख रखा है, डीएन माइनस का जो फॉर्मूला देखा है मैक्सिमम ऑफ, और क्या देखा है, मैक्सिमम ऑफ और क्या है हमारा एफ एक्स आई, और क्या हमारा कॉमा, सॉरी माइनस का आई माइनस 1/n एंड इसका जीरो के साथ मैक्सिमम लेना है, एंड हमारा जो डीएन है वो मैक्सिमम ऑफ डीएन प्लस एंड डीएन माइनस है, क्लियर। अब जरा देखना, अगर मैं i इक्वल टू 1 की बात, अब हमको जो है कैलकुलेट करना है स्टैटिस्टिक को, देखो अगर मैं i इक्वल टू 1 की बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हमारा किसके बराबर है, 0.12 के बराबर, एग्री करते हो क्या, बोलो यही है क्या, जल्दी बता दो। अगर मैं बात करूं i इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है एफ एक्स आई, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 0.12, क्लियर, x1 ऑर्डर जो है हमारा क्या है 0.12, क्लियर। अब हमको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, किसके साथ डिफरेंस लेना है बताओ, बोलो डिफरेंस हमको किसके साथ लेना है,
बोल भी दो यार। आई अपॉन एन, आई अपॉन एन का मतलब क्या है, 1/4 माइनस एफ एक्स आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0.12। बोलो एग्री करते हो, यही होगा। एंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 0.13। बोलो क्या ये सही है, यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोल भी दो यार, सही है कि नहीं सही है। एंड अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये हमारा आई है, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में बना लो क्या। हाँ आई थिंक टेबल यस फॉर्म सही रहेगा ना, यस सर। वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल क्रिएट कर रहा हूँ आई, और हमारा क्या एक्स आई, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है अगर मैं डिफाइन करूंगा टेबल, टेबल क्या डिफाइन करूंगा, बोलो एफ एक्स आई। नहीं, I/N। आई बाई एन तो रहेगा ही, और हमारा क्या होगा एफ ऑफ एक्स आई, ith ऑर्डर का CDO। क्लियर, क्योंकि हमको जो है अंडर एच नॉट में एफ एक्स आई भी चाहिए। क्लियर, एंड आई बाई एन भी चाहिए हमको। और क्या चाहिए बताओ, आई बाई एन माइनस का हमको क्या चाहिए एफ नॉट एक्स आई। और क्या चाहिए हमको एफ नॉट एक्स आई, जो हमारा स्टैटिस्टिक में कैलकुलेट करना वही हमको टेबल में बनाना है। ठीक है, माइनस का आई माइनस 1/n, यही चाहिए क्या बताओ। तो हमारा यस आई इज इक्वल टू 1 है, आई इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है 0.12। एंड क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड वैल्यू क्या है 0.13 है क्या, सेकेंड वैल्यू 0.13, 0.51, और क्या है हमारा 0.78। क्लियर, देखो अगर फॉर्मूला क्लियर है तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज तो अगर मैं इसका एट पॉइंट पे हम लोग क्या मान रहे हैं, जो सैंपल आया हुआ है वो हमारा एफ नॉट से आया होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी सेम होगी क्या। हम्म, बोलो एफ नॉट एक्स आई की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्लियर, 0.51 एंड 0.78। क्लियर, अब आई बाई एन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 0.25, 1/4, एंड 2/4 का मतलब 0.50, एंड क्या हो जाएगा 0.3/4 यानी 0.75, एंड ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, अब इसका जो है डिफरेंस लेना है। ठीक है, आई बाई एन में से इसका डिफरेंस यानी 0. क्या हो जाएगा 13, और क्या हो जाएगा 0.37, और क्या हो जाएगा 0.24, एंड क्या हो जाएगा 0.22। क्लियर, एंड इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ एफ नॉट एक्स आई, एफ नॉट एक्स आई ये है, इसमें से आई माइनस 1/n। तो आई माइनस 1/n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाला तो जीरो हो जाएगा ना, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 0.12। एंड सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, इसमें से क्या घटाना है 2 माइनस 1, यानी हमारा 1/4। क्लियर है क्या, यानी हमारा माइनस का 0.12 हो जाएगा। सही है क्या, 0.13 माइनस का 1/4 यानी कि 0.25, 0.51 माइनस का 2/4। क्लियर, यानी हमारा 0.01 हो जाएगा। क्लियर, एंड क्या हो जाएगा 0.78 माइनस का क्या हो जाएगा 2/4। कितना हो जाएगा, सॉरी 4 रख रहे हैं 3/4, यानी हमारा 3/4 मतलब 0.75, 0.78 यानी 0.03। क्लियर है क्या, यानी हम लोग यहां से क्या देख पा रहे हैं, जो dn प्लस है वो हमको क्या देना है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है बताओ 0.37। क्लियर, एंड अगर dn माइनस की बात करें तो dn माइनस क्या है 0.12, एंड अगर मैं d की बात करूं डी स्टैटिस्टिक की बात करूं तो डी स्टैटिस्टिक इन दोनों में मैक्सिमम यानी कि 0.37। क्लियर, अब अगर डी स्टैटिस्टिक मिल गया तो हमको क्या करना है बताओ, अगर हमको ये मिल गया तो हमको क्या देखना है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ग्रेटर देन 0.669 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.01। ठीक है, देखो हमको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ग्रेटर देन 0.669, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01। देखो टेबल अगर बन गया तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक बात बताना, हमने क्या देखा
जो डी स्टैटिस्टिक है इसकी वैल्यू क्या है 0.37 है। हाँ 0.37 जो है वो लेस देन 0.69 है। तो यहां से क्या पता चल रहा है बताओ, हम लोग जो है इसको स्टैटिस्टिक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ कि जो क्रिटिकल वैल्यू है, देखो हमने डी स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू निकाली है वो हमारा कम आया है। क्लियर, 1% लेवल पे इसकी जो वैल्यू है वो कम आ रही है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको H0 को एक्सेप्ट करेंगे एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हाँ बोलो, हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वी एक्सेप्ट H0, वी एक्सेप्ट H0 एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ रही है ना, टेबुलेटेड वैल्यू 1% पे 0.069 है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.37 है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है टेबुलेटेड से तो उसको एक्सेप्ट करते हैं ना या रिजेक्ट करते हैं, बोलो। एक्सेप्ट। क्लियर, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो हमारा जो साई दिया हुआ है, साई क्या दिया हुआ है 1, इफ H0 इज, साई की दो वैल्यू है 1 और 0। अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो साई की वैल्यू 1 है, अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो साई की वैल्यू 0 है। तो अगर हमारा जो यहाँ पे जो टेस्ट आया है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो साई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। हाँ हमारा Yes, टेस्ट sir. स्टैटिस्टिक एक्सेप्ट हो रहा है यानी हमारा साई की वैल्यू 1 है और हमने डी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है। डी का जो वैल्यू है वो क्या है 0.37 समथिंग, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 1.37। 1.37। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो मेरे Yes, को लग sir. रहा था इसको नहीं कराना इस टाइप का क्वेश्चन। देखो मैं ऐसा नहीं है, मैं इसमें जो है सॉल्व मतलब क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है यूनिफॉर्म वाला, देखो दिखाते हैं तुमको। मेरे को नहीं लग रहा था ऐसा क्वेश्चन आया है, क्योंकि पीवाईक्यू जब मैं ऐड कर रहा था तो क्वेश्चन मिला नहीं मेरे को। नॉर्मल का मैंने ऐड किया, यूनिफॉर्म का देखो किया है ना। एक्सआई हमारा यूनिफॉर्म 01 से लिया जा रहा है, ऑब्जर्व डेटा ये है, अंडर H0 यूनिफॉर्म 01 है, अंडर H1 जो है यूनिफॉर्म नहीं है। एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसका हमको क्या करना है, टेस्ट करना है। पहले तो मैं सोचा था नहीं कराएंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या, यस सर हो जाएगा। सिंपल सा जो है क्या यूज करेंगे क्या ना, क्या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे ना। हाँ डायरेक्ट फार्मूला, ये जो मैंने लास्ट में कराया ये फार्मूला यूज करना, क्योंकि वो जो फार्मूला कराया वो वाला थोड़ा सा अजीब सा है, वो सॉल्व कर पाओ या ना कर पाओ। ये सिंपल फार्मूला है। आई थिंक जो है तुमने अभी यही फार्मूला भेजा है ना, आई थिंक अर्पित। यस सर, सेम ये मैं फार्मूला, लैब में कराया गया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये मैं सोचा था कराऊंगा लेकिन फिर दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो समझ में आ गया कैसा है, दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंड जो dn है वो हमारा दोनों का मैक्सिमम देता है, डी मैक्सिमम ओवर dn कॉमा dn माइनस। ठीक है, समझ में आया क्या। आई होप जो है केएस स्टैटिस्टिक क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा केएस स्टैटिस्टिक में नहीं आएगा। क्लियर, समझ Yes, पा रहे sir. हो। तो इसको जो है एक बार जो है रिवाइज कर लेना, एंड जिसको कुछ डाउट हो जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू।